Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Let's start with 2 February newspaper video analysis. Let's start with कल्प मेधा। शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि आप कितना कुछ याद किया हुआ है या आप कितना कुछ जानते हैं। इसका मतलब है आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उसमें अंतर कर पाना। एनाटोले फ्रांस। तो आप में से कोई बोलेगा इसके ऊपर? हाँ, मतलब हम जब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो ये हम बोल सकते हैं कि आउटकम बेस्ड लर्निंग जो होती है उसमें भी ये कि आपकी जो नॉलेज है आप उसको कैसे अप्लाई करते हो रियल लाइफ में, कितना प्रैक्टिकल है। उसको हम एक्चुअल सेंस में एजुकेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये आपको पता है, ये आपको नहीं पता, ये आपकी वीकनेसेस है, इस पे आपको वर्क करना है। तो उसको हम एजुकेशन बोल सकते हैं। यस। तो इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपको पता है वो तो आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, लेकिन जो आपको नहीं पता है और लेकिन अगर आप चाह भी नहीं रखोगे उसको जानने की, तो भी सक्सेस की तरफ आप मूव नहीं कर सकते। तो रियल एजुकेशन का मतलब फिर नहीं आ पाएगा अगर आप जो नहीं पता और उसको भी जानना नहीं चाहोगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम ये ऐड कर सकते हैं मानसी के पॉइंट्स के अलावा। नेक्स्ट टॉपिक इज धरती का श्रृंगार। नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है। कई जगह पे आपका एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो सिर्फ हम्म। जानना ना जानना भी के अलावा भी एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। यस। सो नेक्स्ट इज धरती का श्रृंगार, यानी कि हमें पता है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए, अर्थ हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो बायोटिक लिविंग बीइंग हो या फिर एबायोटिक हो। लेकिन उसके अलावा भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मतलब ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जैसे कि पेड़ पौधों के बिना धरती बंजर है। हरियाली पेड़ पौधों और नदी पहाड़ की धरती माता के गहने हैं। तो उन्होंने कंपेयर किया है ज्वेलरी से इन सारी चीजों को। फूल धरती की मुस्कुराहट है। पेड़ पौधों से ही धरती का तापमान भी नियंत्रित होता है। पेड़ पौधों की हमें प्राणवायु देते हैं। जब पेड़ संकट में पड़ जाता है यानी तब उसे काटा जाता है, उन्हीं पक्षियों, चिड़िया, गिलहरियों और तितलियों का क्या होता है। तो ये हम कोई भी नहीं सोचता कि भाई डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो उन चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो इसमें हमें सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए हमें सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रीशियस गिफ्ट है जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के बारे में अर्थ सस्टेन करता है। तो हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आप कोई पॉइंट बोलोगे मानसी? नहीं, ठीक है, यहाँ से बस यही आइडिया ले सकते हैं कि इसको इस तरीके से पुटअप कर सकते हैं आंसर्स में या एसेज में। हम्म। नेक्स्ट इज धीरज की जगह, यानी कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आजकल देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे वाली जनरेशन में देखते हैं तो उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज मतलब कम होती जा रही है। हम मतलब उस तरीके से रिएक्ट ही नहीं करते, एंजाइटी फियर इतना ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें यही बताया है कि पेशेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी संवेदनशीलता ही उसे अन्य जीवों दरवाजा से बंद कर अलग दे। दिशा प्रदान करती है। लेकिन देखने में आता है कि उससे जरा सी भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। तो हम देखते हैं कि जैसे छोटी सी बात है लेकिन हम इतना ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर देते हैं उस छोटी सी बात के लिए। तो वहां पे सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि पेशेंस रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे केसेस आ रहे हैं कि कोई किसी को मार देता है सिर्फ छोटे छोटे बातों के ऊपर। तो ये हम बोल सकते हैं। मानसी ऐड करोगे? नहीं, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो वो भी इसका एक कॉज है। जो हम बोल सकते हैं कि जो इजीली टेम्पर लूज कर देते हैं कोई इंसान, स्पेसिफिकली जेन जी की अगर हम बात करते हैं। यस। नेक्स्ट इज दुनिया मेरी आगे। तो यहाँ पे बताया है कि दुनिया में जिसने भी अपने मन को साथ रख लिया उसके लिए हर लक्ष्य आसान हो जाता है। मन की एकाग्रता हमें हमें हमारी आत्मा से साक्षात्कार कराकर हमारी सफलता के नए द्वार खोलती है। यानी कि ह्यूमन बींग्स का मन इतना चंचल होता है कि वो एक जगह एकाग्र नहीं हो पाते। उसमें उनका ये रहता है कि हम लोग ये भी अचीव कर ले, चाहे फिर हम कुछ भी, मतलब पैसे कमाने की बात ही आती है। तो हम देखते हैं कि मून लाइटनिंग का कंसेप्ट हम रिलेट कर सकते हैं कि डबल डबल इनकम करने के लिए
तो हम एक जगह कंसंट्रेट नहीं करते हैं, दो दो जगह पैर पसार लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें यही है कि अगर आपको कुछ रियलिटी में अचीव करना है तो आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा पहले, कि हमें जो भी करना है वो एकाग्रता से सिर्फ एक ही चीज करनी है और अच्छे से करनी है, तो ज्यादा अचीव हो पाता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। हाँ, यहाँ पे मानसी बोल तो। सकते हैं कि कंसिस्टेंसी एक ही चीज में रखना, और जैसे हमने पहले भी एक कोट पढ़ा था कि डिस्ट्रैक्शन इज एन इविल। तो डिस्ट्रैक्ट हम्म। नहीं होना है, वही कि आपको अपने मन पे ऊपर कंट्रोल रखना है, साध लिया मन जो यहाँ लिखा हुआ है। जो आपके आसपास चल रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल और टारगेट है तो उस पे ही फोकस करना है, उसी के ऊपर आपको वी कैन से कि मोटिवेटेड तरीके से, डिटर्मिनेशन के साथ आपको उसी के ऊपर वर्क करना है। यस। करुणा ऐड करोगे? नथिंग फ्रॉम माय साइड आचंदी। ओके, नेक्स्ट इज कि हम यहाँ पे भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बारे में, तो उनका इसमें इन्होंने बस सिचुएशन बताई है कि उन्होंने उनकी एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उनका पैर भी मतलब हो गया था, लेकिन उसके अलावा भी तो फिर उन्होंने यह बोला कि जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ, हादसे के समय चोटों के बारे में तो पता था लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि क्योंकि यह और गंभीर हो सकती थी। तो हम देख सकते हैं कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी लेकिन उनके मन में फिर भी ये था कि उनको वापस स्पोर्ट्स में जाना है और वो अपने आप को हारना नहीं चाहते थे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इन द अपकमिंग टाइम्स वो अभी राष्ट्रीय क्रिकेट खेल अकादमी में रेलवे स्टेशन जिंबली स्टेशन शुरू किया। पंत मार्च में वापस आ जाएंगे, तो यही है कि स्ट्रगल के थ्रू इंसान आगे बढ़ता जाता है। यहाँ तो पे हम हम इस ये लर्न कर सकते हैं हम्म, कि जो भी सिचुएशन होती है हमेशा उसमें से आप पॉजिटिविटी ढूंढो, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो उससे और मतलब सिवियर एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो लुक फॉर पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। यस मानसी। नेक्स्ट इज सैरा वनन सील्स ओलंपिक कोटा। तो रिसेंटली हमने देखा विष्णु शरवण हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द सक्सेसिव ओलंपिक्स बाय मेकिंग द कट फॉर पेरिस गेम्स। तो हम थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के लिए हम ये आइडिया रख सकते हैं इन पर्सनैलिटी के बारे में। इंडियन सेलर स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स हो सकता यस। तो नेक्स्ट इज कि हमें क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि इतनी ज्यादा ठंड क्यों बढ़ती जा रही है नॉर्दर्न पार्ट्स में। तो उसका एक रीजन है, बोला जा रहा है कि साइबेरियन की जो हवा है वो इस शीतलहर का कारण है। तो साइबेरियन क्लाइमेट एक तरीके से कोल्ड ड्यूरेशन विंटर को बोला जाता है, और इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन कोल्ड विंटर होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन समर के लिए बोला जाता है। और जो जोन होता है उसका ये होता है 60 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो हम इसमें जनरल यही आइडिया रख सकते हैं कि यूरेशिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में जमा होने वाली ठंड और शुष्क हवा के भंडारण को साइबेरियन हाई कहा जाता है, जिसका नतीजा है शीतलहर की स्थिति। तो ये हम में पता होना चाहिए फॉर द ज्योग्राफी परस्पेक्टिव। है। तो करो ना, इस पे आप कुछ ऐड करोगे साइबेरियन हाई पे थोड़ा और डिटेल में? यहाँ पे आई थिंक इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट से, जो कि हमने पहले पढ़ा भी था। जेट स्ट्रीम्स जो है, जो मेडिटेरियन सी एंड उसके भी आगे वाली साइड से आ रही है, उनकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ऑल्सो जी जो जम्मू एंड कश्मीर एंड गुलमर्ग वाला एरिया है, उन सब पे ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो साइबेरियन हाई जो है वो लाइक इंडिया में होता है हमेशा, इट इज कॉमन ड्यूरिंग विंटर्स, या दिस इज ऑल्सो वी कैन से वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? नो, आई थिंक वो बोलती है। क्लाइमेट है वो इंडिया पे। आंचल, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। करो ना, क्या बोल रहे थे आप? बेसिकली ये होता है कि अगस्त के बाद का जो पीरियड होता है उसके बाद साइबेरियन हाई जो प्रेशर सिस्टम होता है वो विंटर्स में यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो विंटर्स अभी जैसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं
वो पीक पे पहुंच जाती हैं। तो ये हर साल होता ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके आंचल। आंचल। सो तो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल क्राफ्ट। आंचल, there is some problem in your internet. You're not audible. तो यहाँ हम बात करें इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024, जिसको हम सूरजकुंड मेला भी बोलते हैं। सो इट इज एन इंटरनेशनल फेयर। इट वुड बी बिगिनिंग फ्रॉम हर 2 April, साल होता है सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद है। तो इसमें हमारे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्या चाहिए कि थीम कौन सा है, कौन सी स्टेट थीम है। आंचल, गुजरात। यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल, अपना आई इंटरनेट चेक कर। एम ऑडिबल। हाँ, आप ऑडिबल नहीं हो, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सो दिस टाइम थीम स्टेट इज गुजरात, पार्टनर नेशन इज तो यूनाइटेड इसमें रिपब्लिक ऑफ हम ये बात तांजानिया। करें ये कि हर साल इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हर साल ऑर्गेनाइज होता है सूरज। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट ऑन बेटी बचाओ वैक्सीन लगाओ ड्राइव। सो जब हम बात करते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी की, सो दिस इज द स्लोगन वी कैन से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले होता था, तो नाउ बेटी बचाओ वैक्सीन लगाओ। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर द HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डिजीज जो है। द वैक्सीन इज सर्वावैक, developed by Serum Institute of India, and the age group would be 9 to 14 years of age. So that's important. And यहाँ पे जैसे COVID-19 vaccine के लिए we had a one specialized digital platform which was CoWIN, and यहाँ पे we have created UWIN. So UWIN is for the HPV vaccine, and this is also going to be part of the universal immunization program of the government. So coming forward, we are seeing that government is even taking this initiative on, we can say, एंड मानसी दी, अगर हम वैक्सीन daily basis. हेजिटेंसी की बात करते हैं तो बेसिकली रीजंस होते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए। एक तो हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से लोग हेजिटेट करते हैं फॉर गेटिंग द वैक्सीन। उसके अलावा आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी रिलीजियसली भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि एनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं जो कि हमारे रिलीजियस लॉज के खिलाफ हैं। तो इसलिए भी लोग वैक्सीन हेजिटेंसी करते हैं। बट और क्या Yes. अकॉर्डिंग रीजंस एक होते ये भी हो सकता है, देयर इज फियर इन द माइंड द पीपल अबाउट साइड इफेक्ट्स क्या होंगे उसके। तो एक ये भी है। तो यहाँ पे अगेन सोशल मीडिया पे अवेयरनेस जनरेशन, हाउ वी विल बी रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द, we can say, the misinformation or the disinformation which is being spread. So the self regulatory role of social media becomes important, and even on the part of the government. तो पूरा awareness generation के through we can address these concerns. So now we see that regarding internal security, so both the sides are aware of the traditional grazing grounds. So here we're talking about India, China. So line of actual control, this is the border that we call line of actual control, Eastern Ladakh mein. So here it is, the important geographical location is the Chusul. It is in the south of Chusul and the Eastern Ladakh, जो जहाँ पे अभी इशू की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया का क्लियरली स्टैंड ये है कि अगर ऐसे कोई इंसिडेंट होता है ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट विल बी डेल्ट विद ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स as it would be felt appropriate. So we need to focus upon the language also, ki how it is being written. Next, talking about India, Myanmar. So as far as India's stand on Myanmar military coup is concerned, when talk about currently the junta rule is there, and we saw the military coup in 2021. So India's stand is, we have called for complete cessation of violence in the country, and India demands transition towards inclusive federal democracy. बाकी डिटेल हमने कल कवर करी थी अबाउट दिस। एंड अगर हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, सो
The states which share border with Myanmar includes Arunachal Pradesh, starting from the north, Arunachal, Nagaland, Manipur, and Mizoram. So MQ-9B armed drones. So we've got this from the US, and the name is again Sky Guardian drones. So this becomes important, specifically drone technology, which is very important as far as border security is concerned in states like Punjab and Rajasthan. And इसके अलावा we can just go through the names. So we should know like Hellfire missiles. These are also being procured from US. Embedded global positioning and inertial navigation systems, L3 Rio Grande communication intelligence sensors. So we can see this, and इसके अलावा we see that India, US, we have a strategic relationship. So we are focusing upon how we can improve security of the major defense partners, that is India and US. So it is an important part of our foreign policy and definitely key objectives of our national security. So like 2 months ago, we also talked about India's first national security doctrine. So even that is a work in progress. And we ensure that there is again basic military balance in the region. When we talk about the Indian Ocean or when we say Indo-Pacific region, it's ensuring that there is basic military balance. This is the key word. एंड So you're ऑल्सो अगर हम talking बात about करते हैं ड्रोन रेगुलेशन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आई थिंक करती है रेगुलेट। एंड I इसके think अलावा I'll जी, एंड इसके अलावा हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेके आए थे। फॉर एग्जांपल नो परमिशन टेकन एंड नो टेक ऑफ फ्रेमवर्क, जैसे कि परमिशन के बिना नहीं टेक ऑफ कर सकते, या फिर ड्रोन स्कीम जो थी हमारी, ड्रोन रूल्स जो थे 2021 में, वहां पे हम लोड स्पेसिफाई किया है हमने, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल। and near airports also, I think it जो rules आपने बोला कि it is important कि these are complied with around the airports, कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ही आप फ्लाई कर सकते हो, एक पर्टिकुलर रेंज तक ही या तो कंप्लीटली यूसेज नहीं होगा या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और यस, इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते तो वी आर कमिंग अप विद द एंटी ड्रोन सिस्टम आल्सो। सो एंटी ड्रोन सिस्टम इज आल्सो an example of the indigenous system that is being developed. यस, ऐसा ही एक सिस्टम है इंद्रजाल, जो कि ड्रोन डिफेंस डोम हमने बनाया है, इंद्रजाल। Okay. So can you name the institution which is involved in its development? I think it should be DRDO. मैं कंफर्म कर देती हूँ। हाँ जी, ठीक है। Then talking about HPV vaccine, so यहाँ पे we'll be seeing कि local level पे the role of again ASHA and Anganwadi workers becomes important. So even they would be covered under this scheme Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So we should have again some amount of clear idea also कि ASHA workers, what is the number of ASHA workers in India? So that is 10 lakh. Anganwadi workers is 24.5 lakhs. तो ये भी पता होना चाहिए. And an important institution is the National Technical Advisory Group for the Immunization. So this group जो है, it advises and guides government about की vaccination policy कैसी होनी चाहिए. Okay, Indrajal is built by Grene Robotics. So we can say this is an example of public-private partnership. So day before yesterday, we were talking about Naxalism in the state of Chhattisgarh. We talked about two important districts also, Dantewada district and Bastar district. So bulletproof vehicles, it is turning out to be helpful in terms of reducing the impact of the Naxalite attacks on the police forces and the CRPF professionals, which are personals who are deployed there. तो Cobra की हमने बात करी थी. Cobra is a specialized battalion, which is dedicatedly, it is looking into combating Naxalism. Another important thing we talked about is district reserve guards. Then on the part of Naxalites, we see that they adhere to the guerrilla tactics warfare, which is again, it can be practiced because of the geography of that region. So there is this People's Liberation Guerrilla Army.
एंड यहाँ पे हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, तो व्हाट ऑल मेजर्स आर बीइंग टेकन ऑन देयर पार्ट। तो इन टर्म्स ऑफ when we talk about improved and bulletproof vehicles, their accessibility, availability, and we are seeing that new police camps, they are being created in the region. So security forces, they have stepped up their operations and they are running the Naxal eradication campaign. So ऐसे कुछ examples we can use in specifically the ethics case studies. Now, जब हम बात करते हैं impact of sunlight or heat events on children, तो during summers we talk about heat waves जो है particular temperature level है, if we want to define that. Karuna, you can mention that if you remember. Heat waves को declare करने के लिए what are the conditions to be met? जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, देन वी डिक्लेयर इट एज अ हीट वेव। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इम्पैक्ट्स की अगर बात करते हैं या रिस्क की बात करते हैं टू स्पेसिफिकली चिल्ड्रन, तो इट माइट रिजल्ट इनटू लो बर्थ वेट, even prematurity, and learning losses also. And apart from this, illnesses can also be a result of heat events and it might be fatal as well. So these are certain risks to the children. So an international body, World Meteorological Organization, 2023 year, it was declared as the hottest year on record. So that is why this issue becomes more important. And other like impacts or the risks, they've been mentioned in the article, like smaller bodies, they heat up quickly. So the capacity for the body temperature modulation, it is still under development. So that is why there is more impact on children. जब हम बात करते हैं ब्लड फ्लो की, ब्लड फ्लो कूलिंग मेथड, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यंग चिल्ड्रन. सो एज लॉन्ग एज एयर टेम्परेचर जो है, इफ दैट इज कूलर देन द बॉडीज टेम्परेचर, तो हीट विल डिसिपेट थ्रू स्किन टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है दैट इज मोर कूलर कंपेयर टू द बॉडीज टेम्परेचर और द ब्लड टेम्परेचर. सो दैट इज वाई हीट विल डिसिपेट, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसमें से हीट विल गेट रिलीज्ड एंड इट वुड रिजल्ट इनटू ब्लड फ्लो कूलिंग. अगर we see that temperature rises, तो brain regulates these physiological responses with additional input from temperature sensitive nerve cells in the skin and throughout the body. So again, the working of brain is important in this case. और जो human cells जो होते हैं हमारी bodies में, उनका भी important role है, like they produce heat shock proteins. तो they are acting as chaperones जो स्टेबलाइज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अदर प्रोटीन्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन्स हीट शॉक प्रोटीन्स. तो ये एक न्यू कंसेप्ट है जो आज हमने सीखा, हीट शॉक प्रोटीन्स कॉल्ड चैपेरॉन्स, एंड दे आर क्रिटिकल टू लाइफ, इंक्लूडिंग इवन हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू आवर सेल्स. So their normal functioning is very important. जब हम बात करते हैं on the impact on brain, तो hypothalamus, this we covered in the science session also. So its function is thermostat for entire body. So talking about regulation of body's temperature, hypothalamus plays important role. So sensing temperatures and reacting to the core temperatures. And talk about skin and gut. So in case of when the outside temperature increases, pores in the skin open to allow more sweat to pass through and evaporate, increasing the body's ability to cool itself. So this is the normal functioning. And apart from this, जो heat है, it has amplifying effect. So amplifies the systemic inequities. जो normal body functioning है, that gets disrupted because of increased heat, including air quality. अगर suppose air quality is worsening, so our body will respond differently. Access to nutritious food and structural disadvantages. So it is basically, we can say कि जो heat है या जो heat events हो रहे हैं, heat waves होती हैं, तो it is impacting mental and behavioral health of children. So what can be done? Firstly, we can come up with policies that target the emissions. जब हम बात करते हैं carbon neutrality की, then talk about immediate action. So we can divide this into short-term and long-term actions to reduce the impact of the heat events. And here again, the health infrastructure and
the percentage of GDP that is allocated for the healthcare, that is also becoming important in order to mitigate the impacts, and adapting infrastructure to be better placed to handle the increase in heat. So in coming times, the impact is going to increase, the number of frequency and the intensity of heat waves is going to increase. So can we say today, are we really prepared to deal with this situation and event? So we need to look into that. एंड ऑल्सो मानसी इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसमें यूज कर सकते हैं पैसिव कूलिंग टेक्निक्स, जिससे नेचुरली वेंटिलेशन हो एंड ऑल्सो जो शेडिंग है उसका यूज कर पाए, एंड ऑल्सो ग्रीन रूफ्स का कॉन्सेप्ट हम लेके आ सकते हैं बिल्डिंग्स में। जैसे कि आपने स्टेट किया, तो अर्बन ग्रीनिंग के कॉन्सेप्ट पे भी हम काम कर सकते हैं, ट्रीज, पार्क्स, वेजिटेशन, पॉन्ड्स, इनको लेके आ सकते हैं। एंड उसके अलावा जो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑल ऑफ दीज कैन बी प्रमोटेड. And then alongside, we are also working on the green transport, that is bicycles, electric vehicles. That's Yes, ठीक है. So World Cancer Day, there are certain questions. And she's an important personality as far as the cancer research in India is concerned, who became the face of Cancer Institute and turned it into a leading site of cancer care. So unfortunately, she passed away in 19 January 2021. So we'll look into the answers tomorrow. In India, 70% of the cancer-related deaths occur in first year. So with the lung cancer being the leading cause of death, and then second is the cervical cancer. And we are the second highest contributor to the disease burden in Asia in 2019. So we'll go through the answers tomorrow. So यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था ऑन थर्सडे। सो यहाँ पे हम बात करें, देयर इज अ न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री ऑफ द कार्ड्स। सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हम देख सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोप्लास्टिक्स, बायो फार्मास्यूटिकल्स, या फिर बायो एग्री इनपुट्स। तो इन सब के लिए हमने बायो इकोनॉमी यहाँ पे हम कीवर्ड ले सकते हैं, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स $300 billion to the Indian economy by 2030. And also, it is representing a jump of about 18 lakh crore in value from the current values, and it will be $1 trillion by 2047. So यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल की बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एलोकेशन है इस इंडस्ट्री को, वो इंक्रीज किया जा रहा है ताकि ऑल्टरनेटिव्स एंड जो बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो हम लेके आ पाए। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द सप्लाई चेन, यहाँ पे कंजम्पशन जो है उसको भी चेंज कर रहे हैं हम धीरे धीरे, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द consumptive manufacturing paradigm to one based on regenerative principles. So regenerative इसका मतलब क्या है? करुणा एक्सप्लेन करोगे जो भी आपने स्टेटमेंट बोला? आई थिंक यहाँ पे यही बात चल रही है कि जस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द थिंग्स, हम यहाँ पे रीजेनरेटिव प्रिंसिपल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आई थिंक बायोडिग्रेडेबल रिसाइकलिंग की हम बात कर सकते हैं। टर्म जो लिखी हुई है कंजम्पटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो एक तो यही हम लिख सकते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम कंजम्पटिव मैन्युफैक्चरिंग टू रीजनरेटिव प्रिंसिपल्स और रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इट मींस कंजम्पटिव मैन्युफैक्चरिंग इज न्यूली क्रिएटिंग दी प्रोडक्ट्स, न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए आपको, लाइक मिनरल्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, या सपोज सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सिलिकॉन चाहिए हमें, तो वो हो गया कंजम्पटिव मैन्युफैक्चरिंग। रीजनरेटिव की ऑलरेडी जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको फिर से रिसाइकिल करना। तो जो लिमिटेड हम बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम सेव कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओवरऑल इस आर्टिकल को अगर हम बोलें कीवर्ड, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड अपसाइक्लिंग। यस, एंड रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस की जैसे प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम इनोवेशन की बात कर सकते हैं, या फिर अडेप्टिव रिस्पॉन्स की बात कर सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग।
सो यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट विल बी लॉन्चिंग हाउसिंग स्कीम फॉर मिडिल क्लास। यहाँ पे स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर रूरल, यहाँ पे पक्का मकान बनाने की बात हुई थी एंड इसमें ही आई थिंक हम एक्सटेंड कर रहे हैं टू इंक्लूड द डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ मिडिल क्लास दैट आर लिविंग इन रेंटेड हाउसेस और स्लम्स और चॉल्स एंड अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। तो उनके लिए हाउसेस बिल्ड किए जाएंगे। एंड इफ यू कैन स्क्रॉल डाउन, सो यहाँ पे बात हो So this रही is है ऑल अच्छा राउंड, बोल ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट अप्रोच को लिया जा रहा है स्कीम के अंडर, ताकि जो मॉडरेट इनकम ग्रुप्स हैं, लो टू मॉडरेट इनकम ग्रुप्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जा सके। एंड 2 करोड़ मोर हाउसेज विल बी बिल्ट अंडर द स्कीम। यस मानसी दी। So I was saying that this is an example of even the role of the public sector in terms of planned urbanization. Yes, we can also see the concept of thoughtful cities if you Yes. like to contribute to that. यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट कंसर्न्स रिफ्लेक्ट इन सोलर स्कीम। सो रिसेंटली हमने बात की थी कि रूफ टॉप सोलर स्कीम की बात की जा रही थी, जहाँ पे 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा, सोलर इंस्टॉलेशन होंगे। एंड जो स्टेट रन REC है दैट विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। सो यहाँ पे बात हो रही है इट विल बी बूस्टिंग द गोल ऑफ 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030 एंड इट India has positioned itself as a front runner in the fight against climate change। यहाँ पे बात की जा रही है कि 300 यूनिट्स जो है मुफ्त बिजली की जो हम बात करते हैं एवरी मंथ, वो रूफटॉप सोलर से ही जनरेट हो जाएगी। बट यहाँ पे बात हो रही है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग से क्या मीनिंग है हमारा? वायबिलिटी गैप फंडिंग इज जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करता और जो फंडिंग गैप है तो पब्लिक सेक्टर उस फंडिंग गैप को फुलफिल करता है, तो दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो इसलिए लिखा है इंटरिम बजट ऑल्सो आउटलाइंड अ प्लान टू प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर 1 GW ऑफशोर विंड कैपेसिटी। यस, तो बेसिकली यहाँ पे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस की बात हो रही है एंड उसके अलावा देयर इज आल्सो अ प्लान टू सेट अप कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन बाय 2030। सो ये भी रिड्यूस करेगा हमारे इंपोर्ट्स ऑफ नेचुरल गैस, मेथनॉल एंड अमोनिया। दैट्स ऑल। So now we are talking about how government is seeking to reduce the post harvest losses. So post harvest losses की अगर हम बात करें तो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं टू इंश्योर आवर फूड सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे जो एलोकेशन है इस पूरे सेक्टर को वो इंक्रीज किया जाएगा। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, बट प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है। तो उस प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए हम हमारी जैसे एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें एलोकेशन इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके अलावा हस्बेंड्री एंड डेयरी फिशरिंग डिपार्टमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मानसी जी और कुछ आप कर सकते हैं स्टेट? Or we can talk about more integration and awareness of the farmers on the part of ENAM, जो Electric National Agriculture Market है, so that they are actually able to easily sell their products online, and that too, they are also able to fetch a good market price for their produce. So this is one thing, and we can also talk about warehouses also. कोल्ड स्टोरेज यू हैव मेंशन्ड एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की जब हम बात करते हैं तो इवन नेचुरल रीजंस आर आल्सो बिहाइंड दिस, लाइक लोकस्ट अटैक्स और हेल स्टॉर्म्स यू टॉक अबाउट, एंड क्लाइमेट चेंज अगर हम ब्रॉड सेंस में बोले, सो दैट इज आल्सो वन द रीजंस। एंड इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में आई थिंक दिस इज देयर। एंड जो अभी हमने बोला कि मिल्क प्रोडक्शन, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड, एंड स्टेट की जब बात करते हैं तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। सप्लायर इज गुजरात, प्रोड्यूसर इज राजस्थान।
एंड इस इंक्रीज्ड एलोकेशन के थ्रू हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी और वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। पैकेजिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं या फिर स्टोरेज मेथड्स जो होते हैं उसमें और R&D हम प्रमोट कर पाएंगे। And we can also say that this sector is an important component when we talk about creating more employment opportunities in the non-farm sector, which is important to deal with the challenge of disguised unemployment in agriculture sector. यस एंड इसमें ऑलरेडी जो नेशनल मिशन फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, it is already aiming to reduce the post harvest losses by 25% by 2025. So that will also And be also there's one more scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So in that also it is covering the post harvest losses, मतलब crop insurance scheme जो है. yes. So in the next article we are talking about Nari Shakti, how we are boosting the Nari Shakti with healthcare and economic push. So interim budget में जो allocate announcement है for women as one of the 4 castes defined by the Prime Minister. So Prime Minister ने 4 castes की बात की थी. Mansi, if you can state that. Okay, forecast, it includes women, then poor people, and youth, and I think one more there, which I'm not able to recall. I think scheduled farmers. caste. Okay, we'll have to look at fourth क्या है. Farmers हो सकते हैं, right? So यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, SHGs की. There are 8.3 million SHGs with 90 million women are transforming the rural socio-economic landscape, with 1 crore women already becoming लखपति दीदीज. तो लखपति दीदीज के बारे में आप elaborate कर सकते हो मानसी? Lakpati Didi means it is emphasizing upon increasing their income level. Local level पे how women can be financially empowered. So that is the main idea. Yes, with तो ये Shakti. एक important रोल भी प्ले